बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जनवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला आ गया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ आज अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से अहम मुलाकात हुई है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अहम केस है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अहम बयानिया है वो है मुज़ाकरात से मुतल्लिक़। कल 28 जनवरी है, उसके हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपना मौक़िफ़ दिया है वो इंतहाई अहम है। लेकिन सबसे अहम जो मामला है वो मैंने आपको बताया था, सिविल अदालत का, कोयटा का जो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ बयान हल्फ़ी था, बयान हल्फ़ी का फ़ैसला था सिविल अदालत का, उस पर अपील दायर की मुस्लिम लीग नून ने और उस अपील का फ़ैसला आया है और उस पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से। मैं उसकी असलियत आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये सीट है और रहेगी। कोई उसका आज के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत का जो फ़ैसला है उसकी कोई हैसियत नहीं है। मैं आपके सामने अहम तफसीलात रखने जा रहा हूँ फ़ैसले की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो ऐलान किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चूँकि पीका एक्ट में जो तरमीम है वो आज सेनेट की जो दाखिला कमेटी है वहाँ से भी मंजूर कर ली गई हैं और अब कल सेनेट के इजलास में पेश की जाएंगी। सेनेट के इजलास में पेश करने के बाद वो कानून बन जाएगा और वो कानून बनने के बाद जो पीटीवी है वही सोशल मीडिया को बनाना चाहते हैं, इसके अलावा और इनका कोई मकसद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात हुई है, मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों की, एंकर पर्सनस की, और उन्होंने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी, और साथ इस्लामाबाद जो प्रेस एसोसिएशन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट प्रेस एसोसिएशन, उन्होंने चैलेंज करने का कहा है। बाकी भी इदारों ने इसको चैलेंज करने का कहा है, लेकिन इस वक्त जो निज़ाम है वो हम सब के सामने है। अल्टीमेट ये 9वें-10वें नंबर वाले के पास जाके ये मामला यहीं रहेगा। जैसे आज तक 17 फरवरी से लेके अब साल होने वाला है, एक्स अकाउंट नहीं खुलवा सके, ट्विटर नहीं खुलवा सके, एक्स नहीं खोल सके अदालतें, और अदालतों में केस ही नहीं लगे, तो बाकी क्या हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मुतनाज़ पीका तरमीमी बिल को काला कानून करार देते हुए कहा है कि हम इसको किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। पार्लियामेंट के बाहर अलामा राजा नासिर अब्बास हामिद खान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अली ज़फ़र का कहना था कि हमें सेनेट में बोलने का मौका नहीं दिया गया। सहाफ़ियों के साथ इजहार यकजहती करते हुए हमने वाकआउट किया है। उन्होंने कहा मुतनाज़ पीका तरमीम आइन की खिलाफ वर्जी है। मुतनाज़ पीका एक्ट में फ़ेक न्यूज़ की भी एक नई तशरीह की गई है। फ़ेक न्यूज़ की नई तशरीह से इज़हार राय को कुचलने से जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी। अली ज़फ़र का कहना था कि मुतनाज़ा पीका तरमीमी बिल ड्रैकोनियन कानून है, जो अथॉरिटी बनाई गई है उसमें हुकूमत ने अपने लोग रखे हुए हैं। इमरान खान का पैगाम है, मुतनाज़ा तरमीम को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। उनका कहना था हम ये नहीं चाहते सहाफ़ी को सवाल करने पर जेल भेज दिया जाए। राय का हक़ ख़त्म कर दें तो मुल्क में जमहूरियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तजवीज़ देते हैं कि मुतनाज़ा पीका एक्ट पर दोबारा हुकूमत जॉइंट कमेटी बनाए और जॉइंट कमेटी की तजावीज़ पर अमल करे। हामिद खान का कहना था हम अपने सहाफ़ी भाइयों के साथ खड़े हैं और गैर आइनी इक़दाम की हर जगह मुखालफत करेंगे और इसको हम चैलेंज करेंगे। अब चूँकि कहा यह जा रहा है हुकूमत की जानिब से भी और दूसरी जानिब से भी, हुकूमत कहती है जी कि वो आज एक बंदे ने बड़ा दुरुस्त बात की कि मुस्लिम लीग नून वाले ये कहेंगे कि शुक्र करें पीका एक्ट हमने मंजूर करवा लिया, नहीं तो हमसे जो कहा गया था मुक़्तदरा की जानिब से, अगर वो हम मंजूर करवा देते तो पता नहीं क्या मत आ जानी थी। तो ये ऐसे जैसे अब आइनी तरमीम का कहा ना कि अगर वो आइनी तरमीम वो वाली मंजूर हो जाती तो ये हो जाता। अब भी क्या बचा है, आइन है, अदालतें हैं, सारा कुछ, तो पूरे निज़ाम को तो जो है वो तहस नहस कर दिया गया है। अब उसके बाद कहना कि जी सांप से जहर निकाल दिया गया था, कौन सा जहर निकला था। अब आप आर्मी अदालतों से मुतल्लिक़ केसेस को देख लें, आइनी बेंच में दोबारा लगे ही नहीं है। पिछले हफ्ते वो 2 दिन के लिए रीलिस्ट हुआ था, दोबारा लगे ही नहीं है अभी तक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और अली अमीन गंडापुर की अहम आज मुलाकात हुई है और ये तवील मुलाकात थी, 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल, पार्टी उमूर और सियासी मामलात पर गुफ्तगू हुई। इमरान खान से अडयाला जेल में SOP से हटकर गैर मामूली मुलाकात हुई है। अली अमीन गंडापुर की मुकम्मल सरकारी प्रोटोकॉल के साथ वो अडयाला जेल पहुँचे, जहाँ वज़ीर आला की गाड़ी को बगैर रोक के गेट नंबर 5 से अंदर जाने की इजाज़त दी गई। मुलाकात के लिए इमरान खान को जेल सेल से कॉन्फ्रेंस रूम मुंतकिल किया गया। इमरान खान और वज़ीर आला के दरमियान मुलाकात में सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों,
पार्टी उमूर और सियासी मामलात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मुलाकात में 8 फरवरी को पेशावर में जलसे के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत हुई। इमरान खान ने वज़ीर आला को मुख्तलिफ हदायत भी दी हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में इमरान खान से 1 घंटे की मुलाकात के बाद वज़ीर आला मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर वहाँ से चले गए। अब ये बड़ी पेशरफ्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरबराह इमरान खान से जो मुलाकात है वो भी ऐसे वक्त में कि मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात नहीं करवाते, लेकिन अली अमीन गंडापुर की मुलाकात करवाते हैं। चूँकि अली अमीन गंडापुर असल मुज़ाकरात वालों के साथ राब्ते में है, जो असल मुज़ाकरात जिनके पास पावर है, जिनके पास अथॉरिटी है, जिनके पास अख्तियार है, उनके साथ राब्ते में है। इस वजह से उनकी मुलाकात के लिए कोई रास्ता नहीं है। जो स्पीकर कौमी असम्बली के कमेटी बनी हुई है, ना स्पीकर की कोई मानता है, ना वफाकी हुकूमत की कोई मानता है, एक सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल नहीं उनकी मानता। वहीं पे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली और सेक्रेटरी को आगाह कर दिया कि कल किसी मीटिंग में हम नहीं बैठेंगे। अली मोहम्मद खान, असद कैसर और दीगर के हमरा खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बैरिस्टर गौहर का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हम मुज़ाकरात से सियासी मसाइल का हल निकालेंगे। मुज़ाकरात के हवाले से हमने 7 दिन का वक्त दिया था, लेकिन हमें कोई पेशरफ्त नहीं दी। हम कल की मीटिंग में नहीं बैठेंगे, सेक्रेटरी और स्पीकर को आगाह कर दिया है। पीके एक्ट का कानून मुतलका कमेटी को भिजवाया जाता है। यह हुकूमत जब से आई है जल्दबाजी में कानून पास करवा रहे हैं। फेक न्यूज़ के ज़ुमरे में हर किसी को ये उठा लेंगे। मीडिया रियासत का चौथा सतून है, लेकिन उसको बर्बाद कर दिया गया है और तबाह कर दिया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कुरम के मसले पर तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफार्म पर आ गई हैं। आज कॉन्फ्रेंस में 20 से ज़्यादा जमातों ने शिरकत की है। हम एक जामे लाहे अमल बना रहे हैं, जबकि सेनेटर फैसल सलीम को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर हमने शोकाज़ नोटिस भी जारी कर दिया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो किसी सूरत भी कल 28 को जो होना है इजलास होना है उसमें नहीं बैठेंगे। जो स्पीकर की जानिब से मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास होना था। अब इमरान खान से अली अमीन गंडापुर की क्या मुलाकात हुई है, अली अमीन गंडापुर प्रोटोकॉल के साथ कैसे चले गए हैं, और अदालतें कहती हैं मुलाकात नहीं होती लेकिन वैसे मुलाकात हो जाती है। तो ये एक अहम बात है और इसका मकसद यही है कि जो मामलात हैं, यह दबाव है, वो दबाव काम कर रहा है और उस वजह से चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के ख़िलाफ़ 9 मई GHQ केस में जो पहले तो 2 मुलज़मान की ज़मानत खारिज की है। 9 मई GHQ हमला केस में 2 मुलज़मान कर्नल अजमल साबिर और सुहेल इरफान अब्बासी की बरीयत की दरख्वास्तें खारिज की। प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुलज़मान के ख़िलाफ़ इस्तग़ासा के पास काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। मुलज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। इस्तग़ासा के गवाहान शहादत रिकॉर्ड करवा रहे हैं और उन्होंने 265 के तहत बरीयत की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। इस वक्त तक बरीयत की दरख्वास्त सिर्फ मंजूर हुई है तो वो उस एक रहनुमा की हुई है जो PTI छोड़ के चले गए थे और PTI छोड़ने के बाद वो IPP का हिस्सा बन गए थे। इसके अलावा जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ भी गए लेकिन वो आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बात नहीं करते या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफत नहीं करते। वो भले PTI छोड़ने का वो ऐलान कर गए, उसके बावजूद उनको आज तक माफ़ी नहीं मिली और किसी की बरीयत की जो दरख्वास्तें हैं वो नहीं उनके ऊपर कोई पेशरफ सामने आई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने भी बरीयत की दरख्वास्त दायर की थी, वो भी अदालत ने मुस्तरद कर दी है। ये इमरान खान की GHQ हमला केस में बरीयत की दरख्वास्त थी जो मुस्तरद की गई है। जो GHQ हमला केस में अदालत की जानिब से जो पेशरफ सामने आई है वो ये है कि जज अमजद अली शाह ने समाअत की दरख्वास्त में इमरान खान ने कहा था कि मेरे ख़िलाफ़ कोई एलिगेशन नहीं है। जिन 2 लोगों के बयानात की रोशनी में मुझे नामज़द किया गया था वो अपने बयानात से फिर चुके हैं, इस वजह से मेरे ख़िलाफ़ ये केस नहीं बनता, मुझे बरी किया जाए। उस पर प्रोसिक्यूटर ने दलाल दिए थे कि मुकदमे का ट्रायल जारी है, 12 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड हो चुकी है, बरीयत की दरख्वास्त मुनासिब नहीं है, प्रोसिक्यूशन को शहादत रिकॉर्ड कराने का मौका दिया जाए। शेख रशीद की दरख्वास्त बरीयत भी ATC ने मुस्तरद की थी, इस वजह से हाई कोर्ट ने भी वो ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला बरकरार रखा। इस वजह से आप इनकी दरख्वास्त भी खारिज करें। वो फ़र्द जुर्म से भी पहले की दरख्वास्त थी, ये फ़र्द जुर्म के बाद की दरख्वास्त है। लेकिन खैर अब इस मामले के ऊपर अल्टीमेट ये मामला दहशतगर्दी जज ने नहीं करना था, तो ये मामला हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट से ऊपर जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब आखिर में हम आ जाते हैं आदल बाज़ई का जो मामला है।
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس بین حلفی کی روشنی میں ان کو نااہل قرار دیا تھا، جس کے اوپر پھر پوری ایک چارج شیٹ جاری کی منصور علی شاہ نے اور عائشہ ملک صاحبہ نے، وہ چارج شیٹ تھی نہ صرف الیکشن کمیشن پہ بلکہ وہ مسلم لیگ نون کے خلاف بھی تھی۔ اب جو ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، آج 27 جنوری 2025 کو یہ جج صاحب ہیں جن کی جانب سے یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے، یہ سیشن ڈسٹرکٹ جج ہیں۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، عہدہ ایک ہی ہے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کہا جاتا ہے، اس سے نیچے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز ہوتے ہیں۔ جب وہ سول کیس سنتے ہیں یا سول اپیلیں سنتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں ڈسٹرکٹ جج، جب وہ کرمنل کیس یا کرمنل اپیلیں سنتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں سیشن جج۔ یہ موسٹلی ہمارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ آپ کو میں بتا دوں۔ تو یہ محمد یوسف صاحب ہیں، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج ہیں، ان کی عدالت میں یہ درخواست دائر کی گئی۔ ہوا یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے عادل بازئی نے سول کورٹ سے اسٹے آرڈر لیا تھا، انہوں نے سسپینڈ کروا دیا تھا وہ جو، اور ایک دعویٰ ہوتا ہے ڈکلیریشن کا کہ یہ جو بیان حلفی ہے اس کو جھوٹا ڈکلیئر کیا جائے، اس کو جعلی ڈکلیئر کیا جائے، یہ فیک ہے، فالس ہے۔ ایک ہوتا ہے ڈکلیریشن کا دعویٰ، ایک اس کے ساتھ انٹرم سٹے کی اپلیکیشن ہوتی ہے آرڈر 39 رول 1 اینڈ 2 CPC کی، ٹھیک ہے، وہ الگ ایک انٹرم اپلیکیشن ہوتی ہے۔ جب عدالت دعوے پہ نوٹس کرتی ہے تو ساتھ انٹرم ریلیف کے طور پر وہ جو بیان حلفی ہے وہ سسپینڈ کر دیتی ہے۔ اب جب وہ آرڈر وہ سسپینڈ ہوتی ہے، جب آرڈر 39 رول 1 اینڈ 2 کے تحت کوئی ریلیف ملتا ہے تو اس انٹرم آرڈر کے خلاف آپ اپیل کر سکتے ہیں آرڈر 39 رول 1 کے تحت CPC کے تحت ڈسٹرکٹ عدالت میں۔ اب ہوا یہ کہ عادل بازئی نے، یہ جو میڈیا کہہ رہا ہے نا بڑی بھڑکے مار رہے ہیں کہ جی وہ نون لیگ کے حق میں فیصلہ ہو گیا، نہیں 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 نہیں، سول کورٹ کا فیصلہ بھی میں آپ کو ڈیٹ بھی بتا دیتا ہوں، 30 دسمبر 2024 کا جو فیصلہ ہے، بیسیکلی یہ نومبر کا فیصلہ تھا۔ اس کے بعد چونکہ بار بار اس میں ایکسٹینڈ ہوتا رہتا ہے نا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پہلے نیچے درخواست دیتے ہیں کہ جناب والا اسٹے کو خارج کریں، وہ اسٹے خارج نہ ہوا، برقرار رہا، تو پھر اس کو ڈسٹرکٹ جج کے پاس اپیل کرتے ہیں۔ 30/12/2024 کا وہ اسٹے آرڈر ہے، انہوں نے چیلنج کیا ہے۔ اب طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سول کورٹ میں مکمل دعویٰ زیر التوا ہے، انٹرم اپلیکیشن پر انہوں نے اسٹے دیا تھا، اس انٹرم اپلیکیشن پہ دیے گئے اسٹے کو انہوں نے اپیل کی ہے۔ اب اپیل یہ کی ہوتی ہے کہ جناب یہ جو اسٹے دیا گیا یہ درست نہیں ہے، اور 95% جب آپ کسی آرڈر کو جو اپیلیبل ہوتا ہے، یہ اپیلیبل آرڈر ہے، جب اپیلیبل آرڈر کو آپ ڈسٹرکٹ عدالت میں چیلنج کرتے ہیں تو وہ اپیلیبل جو آرڈر ہے اس پر پہلی تاریخ پر وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے اور پھر نوٹس ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو مین دعویٰ ہے وہ ابھی تک زیر التوا ہے سول کورٹ میں، سٹے کی حد تک، سٹے اپلیکیشن کی حد تک جو انٹرم ریلیف تھا اس کو چیلنج کیا ہے، اس کو عدالت نے فار دی ٹائم بینگ، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں آخری جملے میں کیا کہا ہے۔ عدالت کہتی ہے کہ I have heard the arguments advanced by the learned counsel for appellant and considered the available record. Points so raised by the learned counsel for the appellant needs consideration. In the meanwhile, for the time being, کچھ ٹائم کے لیے، in the meanwhile, the impugned order dated 30/12/2024 is hereby suspended till next date of hearing. اگلی تاریخ تک اس کو سسپینڈ کیا جاتا ہے، اور اگلی تاریخ ہے 4 فیب۔ یہ 6 دن کا سٹے ملا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آرڈر اپیلیبل ہوتا ہے اور آپ ڈسٹرکٹ عدالت میں جاتے ہیں، وہ فار دی ٹائم بینگ اس کو سسپینڈ کر دیتے ہیں۔ عادل بازئی کو نوٹس ہو گیا ہے، 4 فروری کو عادل بازئی پیش ہو جائے گا، وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے رکھے گا، وہ تمام تفصیلات رکھے گا، وہ سٹے بحال ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں سٹے نہ بھی بحال ہو تو دعویٰ، مین دعویٰ تو ابھی سول کورٹ میں ہے نا، وہ دعویٰ ڈگری ہو جائے گا، جس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ اس کو جلدی ڈگری کریں، وہ جب ڈگری ہو جائے گا اور جب ویسے ہی کالعدم ہو جائے گا تو سٹے کی تو حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف حکومتی اتحاد کہتا ہے جی کہ ہماری تو MNA کی سیٹ واپس آ رہی ہے، چونکہ ہمارا جو وہ سٹے ختم ہو گیا ہے، یہ سیٹ واپس نہیں آ رہی، یہ سیٹ پاکستان تحریک انصاف کے ہی پاس آخر تک رہنی ہے، اور یہ جو آپ کا سٹے ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ڈسٹرکٹ عدالت نے ایک فار دی ٹائم بینگ مین وائل یہ دیا ہے 4 فیب تک، اور اس میں عادل بازئی کے وکلا پیش ہوں گے اور وہ تمام تفصیلات دیں گے اور وہ ختم ہو جائے گا، اور مین دعویٰ نیچے زیر التوا ہے جس کو جلدی سے، اصل کیس ہوتا ہے دعویٰ، یہ ساتھ انٹرم سٹے کی اپلیکیشن تھی جس آرڈر کو چیلنج کیا ہے، تو یہ صرف سٹے ہے اس انٹرم آرڈر کی حد تک۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔